बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज़ इन एक्शन। पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने इंटरनल असेसमेंट कर लिया था, एक्सटर्नल असेसमेंट कर लिया था। एक्सटर्नल असेसमेंट में हमने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखा था। इंटरनल असेसमेंट में जो है हमने कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा था। अब हम जो है ना देखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ हैं और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हैं, दुनिया भर में क्या है, और उसके बाद इन स्ट्रेटजीज़ को पढ़ के समझ के फिर आगे की जो चीज़ें होंगी उनके साथ उसको अलाइन करेंगे और फिर उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स? देखिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम परसुइंग सर्टेन स्ट्रेटजीज़। हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर बंदे के, हर मुल्क के कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। और वो जो यानी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव होंगे वो कुछ स्ट्रेटजीज़ की मदद से जो है ना अचीव होंगे, उसके बगैर नहीं हो सकते। और स्ट्रेटजी रिप्रेजेंट्स दी एक्शंस टू बी टेकन टू अकम्प्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटजी बेसिकली वो एक्शन होता है, वो अमल होता है जिसके थ्रू जो है ना हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। द टाइम फ्रेम फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी शुड बी कंसिस्टेंट, यूजुअली फ्रॉम 2 to 5 years। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मली 2 to 5 years होता है। द नेचर ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि आप लोगों ने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में भी डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा वहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव्स जो है ना शुड बी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि वो एक नंबर फॉर्म में होने चाहिए। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो है हम बहुत ज़बरदस्त कंपनी बनना चाहते हैं, हम बेहतरीन कंपनी बनना चाहते हैं। उसको आप क्वांटिफाई करेंगे कि भाई हमारे जो ये पैरामीटर्स हैं, चाहे वो सेल हो, चाहे वो जो है आपकी रेशोज़ हों, चाहे वो आपके एसेट्स हों, चाहे आपकी लाइबिलिटी हो, तो ये चीज़ें जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आपकी जो है ना होनी चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव यानी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी मेजरेबल। वो मेजरेबल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि जो ना आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आप उसको इस तरीके से मेजर करें कि भाई अब हमारी जो सेल है इस वक्त अगर 1 बिलियन है तो अगले साल जो है 1 बिलियन से जो है ना वो हम 10% से ग्रो करेंगे। तो जो है ना वो मेजरेबल हो, यानी वो कैलकुलेट हो सकते हों, ऐसा ना हो कि वो मेजरेबल ना हो। ऑब्जेक्टिव शुड बी जो है ना रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स के ऑब्जेक्टिव ऐसे हों कि जो अचीव भी हो सकते हों। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसकी सेल अभी जो है ना वो 1 बिलियन है और उन्होंने टारगेट रखा कि भाई हम जो है ना ये 100 बिलियन तक जाएंगे। तो ये जो है ना ये इस किस्म का ऑब्जेक्टिव जो है ना अनरियलिस्टिक है, क्योंकि देखें 1 बिलियन से 100 बिलियन तक जाना इतना आसान काम नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी वो ऐसा हो कि जो ना वो लगे कि जो ना अचीव हो भी सकता है। बाकी ऐसे ऑब्जेक्टिव बना देना कि मैं ये कर दूंगा, इस तरह से हो जाएगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो ना ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए कि वो वाकई जो है ना अचीव भी हो सकता है या नहीं। ठीक है, उसमें एफ़र्ट लगती हो लेकिन वो होना अचीवेबल चाहिए, यानी रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव शुड बी जो है ना अंडरस्टैंडेबल। ऑब्जेक्टिव जो है ना अंडरस्टैंडेबल यानी समझ में भी आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। बस मुझे मार्केट में जो है ना वो अपने कॉम्पिटिटर्स को जो है ना बीट करना है, मुझे जो है वो मार्केट में जो है ना ये कर देना है, वो कर देना है, तो ये क्लियर नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ये हम करेंगे, हम जो है ना यहाँ अपने आउटलेट खोलेंगे, या इस तरीके से जो है ना हम ये सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ऐसे क्लियर हों कि वो इजीली हर किसी को समझ में आए कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे अचीव होगा, यानी लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो। ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई 1 बिलियन की सेल हो रही है और आप कह रहे हो कि भाई हम 1% बढ़ा देंगे या 2% सेल बढ़ाएंगे, वो तो वैसे ही जो है ना अचीव हो जाएगा। ये कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज वो हो कि जो है ऑब्जेक्टिव आप जो यानी इसमें आपका जो है ना एक तरह की एफ़र्ट उसमें जो है ना वो यूज़ होनी चाहिए कि आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ना वो कोशिश करें, स्ट्रगल करें उस चीज़ को अचीव करने के लिए। बाकी एक नॉर्मल सा जो है ना आप ऑब्जेक्टिव रख लें
और फिर उसको आप कहें कि जो है ना मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ना चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजिंग ये होता है जो आपकी यानी कहते हैं कि ख्वाब वो होता है जो आपको सोने ना दे। तो इस तरह की अगर मुहावरा अगर मैं यहाँ पे बता फिट करना चाहूँ तो ये ज़्यादा सूटेबल है कि वो चैलेंजिंग होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है वो बंदे को इस तरह से उस लाइन ऑफ एक्शन पे लेके जाए जो बंदा जो है ना वो जब तक उसको अचीव ना करे तब तक वो यानी अपने आप को जो है ना वो इजी फील ना करे। तो एक तरह का उसके लिए चैलेंज हो कि भाई मुझे जो है ना सेल मार्केट में 20% बढ़ानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये बज़ाहिर यानी ऐसा हो कि वो नामुमकिन भी ना हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो इतना आसान हो। यानी ऐसा हो कि उसके लिए उसको 20% बढ़ाने के लिए उसको दिन रात जो है ना वो कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वो अचीव हो। तो वो ठीक है, ऑब्जेक्टिव शुड बी हियरार्किकल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का आपस में यानी कनेक्शन होना चाहिए। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में कनेक्शन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है कि हमारा एक तो जो है ना वो बिल्कुल टेक्टिकल जो है मैनेजमेंट होती है, दूसरी मिडिल मैनेजमेंट होती है, तीसरी टॉप मैनेजमेंट होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि भाई आपके नीचे ऑपरेशंस के अंदर वो जान ना हो, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी हो ना, या आपके प्लान जो लगे हुए हैं वो उसके अंदर इतना जो है ना वो सलाहियत ना हो, और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो डिसीशन करते कि भाई जो हम जो है ना ये करने जा रहे हैं। तो फिर तो काफ़ी मुश्किल होगा जब तक आप जो है उसको यानी अपने सारे डिपार्टमेंट्स के साथ जो है ना अलाइन नहीं करेंगे, तब तक ये जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव जो है अचीव नहीं होगा। एक और चीज़ के ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एक तरह से इसमें एक और भी यानी हम ऐड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हों, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से एक अरसे से चलती आ रही है, तो ऐसा ना हो कि हम जो है ना पहले कुछ और टारगेट लेके चल रहे थे, अब हमारे टारगेट अचानक से चेंज हो गए। तो ऐसा ना हो, यानी जो पीछे से चलता आ रहा है उसकी ही कंटिन्यूटी में वो चलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट जो है वो बिल्कुल उसी जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि ये डिपार्टमेंट से बिल्कुल जो है ना वो होना चाहिए, और मिशन विजन और के साथ उसका जो है ना वो अटैचमेंट होना चाहिए कि कंपनी बेसिकली किस पर्पस के लिए बनाई गई है, क्या कंपनी को करना है। तो इस तरह से जो ना ऑब्जेक्टिव उसका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी टाइम बाउंड। ऑब्जेक्टिव में टाइम होना चाहिए कि भाई ये ऑब्जेक्टिव हमें 6 महीने में, साल में, 2 साल में जो ना अचीव करेंगे। ऐसा ना हो कि बस जब मूड होगा काम कर लेंगे और ये अचीव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की जो है ना कुछ एग्जांपल्स हैं। तो उसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मिसाल अगर मैं उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ उसको रिलेट करूँ, तो उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है हम ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव करना चाहें, ताकि हम कहते हैं कि भाई हमारे जो ग्रेजुएट हों वो जो हों उनको तकरीबन जो है मार्केट में 50+ या 50 के आसपास जो है ना जॉब मिल जाए, और हमारे जो 70% ग्रेजुएट हों वो मार्केट में विद इन 1 ईयर पीरियड जो है वो उनकी जॉब लग जाए। तो ये अगर हमारा टारगेट हो तो उसके लिए फिर जो है यानी ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हों। तो ये एक क्वांटिटेटिव भी है और जो है वह नामुमकिन नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। मेजरेबल जो है ना हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमारी जो इस वक्त जो कंपनी के अंदर जो हमारे जो मार्केट में जॉब मार्केट है हमारे ग्रेजुएट की, वो इस वक्त जो है यानी कि इतनी वो अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, और इतने अच्छे पैकेज उनको नहीं मिलते। तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि वो किस तरीके से उसको बेहतर बनाया जा सकता है, उसको किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं। तो उस तरीके से उसको हम यानी एक तरह से वो जब हम कंपैरिजन में जाएंगे तो वो मेजरेबल होना चाहिए कि अब हम कहाँ खड़े हैं और अगले 5 साल में, 2 साल में हम कहाँ खड़े होंगे। तो उस तरह से जो ना हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि अभी अगर हमें हमारे ग्रेजुएट को 20,000 मिल रहे हैं और अगले 5 सालों में हम चाह रहे हैं कि वो 50-60 तक पहुँचे। अभी हमारे 20-30% ग्रेजुएट मार्केट में लग जाते हैं, अब आगे हम चाह रहे हैं कि 70%। तो इस तरह से जो है ना हम उसको हमारा ऑब्जेक्टिव मेजरेबल हो सकता है। रियलिस्टिक में ये है कि ये जो है ना हमारा अगर हम अपनी क्वालिटी को फोकस करते हैं, अगर इंडस्ट्री से और एकेडमिया को हम जो है ना वो एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह से अपना कोर्स या कंटेंट जो है ना वो हम करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा रियलिस्टिक होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में ग्रेजुएट जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही। मार्केट में अगर कोई जो है
एफिशिएंट बंदा है, कॉम्पिटेंट बंदा है, तो उसके लिए मार्केट में आज भी जगह है। तो अगर हम अपनी क्वालिटी को फोकस करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, और उसको जो ना अलाइन कर दें मार्केट के साथ, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारा रियलिस्टिक है और अचीव हो सकता है। नामुमकिन चीज़ नहीं है कि अगले 5 सालों के अंदर ही हम ये अचीव ना कर पाएँ। अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, तो अंडरस्टैंडेबल नेचर के जो हम जब ऑब्जेक्टिव बना रहे होंगे कि भाई हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे। तो उसके लिए फिर हमें जो है ना वहाँ यहाँ पे निचली लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है उसको चीज़ों को करने के लिए हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो चीज़ें जो है ना वह यहाँ पे लगानी पड़ेंगी और इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा, यहाँ पे गेस्ट स्पीकर सेशन होंगे, यहाँ पर जो है इंडस्ट्री से लोग आएंगे, यहाँ पे वर्कशॉप होंगे, यहाँ पे सेमिनार होंगे। तो ये चीज़ें जब हम करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होगा और सबको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो ना किस डायरेक्शन में जा रही हैं और उसके आउटकम क्या निकलेंगे। और ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग, बिल्कुल चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव है। इस वक्त जो हमारी जो जॉब मार्केट है या हमारे जो स्टूडेंट्स को जो पैकेजेस मिल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनको टारगेट करते हैं कि उनको हम आगे जो है ना वो अच्छी जॉब्स मिलें और जो है ना मैक्सिमम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है ना वो मार्केट जो है ना वो कैप्चर कर ले, तो ये चैलेंजिंग है बिल्कुल। एक ऐसा नहीं है कि बंदा जो है ना इसके ऊपर, इसमें बिल्कुल सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत लगे पड़ेगी और इसमें जो है ना सख्त मेहनत के बाद ये टारगेट अचीव होगा। ऑब्जेक्टिव जो है रेडिकल होना चाहिए। ये नहीं, ये अगर हमारी यूनिवर्सिटी में ये पॉलिसी पीछे से चलती आ रही है तो अगर हम उनको कंटिन्यू करते हैं तो यही पर हमारी कामयाबी होगी कि ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो है ना अचीव हो पाएगा। तो अगर इस चीज़ की किस्म की बुनियाद नहीं रखी गई तो उस चीज़ की अगर अभी बुनियाद रख दी जाए और उसको चीज़ों को कैरी ऑन किया जाए। एजुकेशन सेक्टर में वैसे अगर बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर जो वाहिद सेक्टर है या दुनिया के दूसरे सेक्टर से डिफरेंट है कि उसके आउटकम या रिजल्ट्स जो है ना आपको 10 से 15 साल बाद नज़र आते हैं। आज अगर आपको इनिशिएट लेते हैं तो उसके आउटकम फ़ौरन नज़र नहीं आता, 10 से 15 साल लगते हैं कि जब पूरी एक नस्ल तकरीबन हमारी जो है ना उस प्रोसेस से गुज़रती है तो फिर जो जाके वो चीज़ें हमारी फ़िल्टर होती हैं। तो बहरहाल उसको हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव हों उनको जो ना एक कैरी ऑन एक तरह से जो करना पड़ेगा कि किस तरह से जो है चीज़ें जो ना हो रही हैं और जो है ना पीछे से क्या चलता आ रहा है, तो उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और फिर जो है ना चीज़ों, यानी कुछ चीज़ें ऑलरेडी बेहतर हो चुकी हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो सकेगा। कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए हमारे पास जो हमारा जो यानी स्लोगन है, कौमी तरक्की का ज़रिया कौमी ज़बान में तालीम। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम क्या मार्केट नीड्स को पूरा कर रहे हैं, हम जो है ना उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी कंपनीज़ के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर। ये इस एक तरह की जो कह लें कि एक बड़ा ड्रॉबैक है कि वहाँ पर जो कल्चर है वो ज़्यादातर, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ से हम इंस्पायर हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत सारी वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे जो कल्चर है वो ज़्यादातर यूरोपियन या उस टाइप का कल्चर है। तो उस हिसाब से अगर हम यानी अपनी चीज़ों को अगर उस हिसाब से लेके चलते हैं तो फिर हमें डेफिनेटली हमारे अपने जो चीज़ें हैं, मिशन है, विज़न है, उन चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों चीज़ों को जो है ना वो मैनेज करके चला जाए, ताकि जो है हम अपने ग्रेजुएट को मार्केट के हिसाब से तैयार कर सकें। ऑब्जेक्ट शुड बी टाइम बाउंड, बिल्कुल टाइम बाउंड होना चाहिए कि ये टारगेट जो है 2025 तक या 2024 तक जो है ना वो अचीव करना है। तो ये चीज़ जो है हम उसको इस तरीके से इस एग्जांपल के थ्रू रिलेट कर सकते हैं। अब लाजमी नहीं है कि सारे पॉइंट्स जो है वो एक तरह एक जगह पे जो है ना फिट हो जाएं। लाजमी बात है हर कंपनी की, हर प्रॉब्लम की, हर ऑब्जेक्टिव्स की नेचर डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से जो है ना हम ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स किस किस्म के हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव जो है वो ग्रोथ इन सेल्स, ग्रोथ इन एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, डिग्री एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डिग्री एंड नेचर ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, अर्निंग पर शेयर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑब्जेक्टिव्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। जैसे अभी मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को जॉब मिल जाए, हमारे मार्केट अच्छी हो जाए, रेट उनको अच्छे मिल जाएँ,
तो ये वगैरह वगैरह। उर्दू यूनिवर्सिटी जो है ना वो बहुत यानी इंडक्शन के हवाले से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाए। उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो हमारे पास जो है और डिपार्टमेंट नए जो लेटेस्ट यानी अभी जो नई नई फैकल्टीज़ दुनिया में जो है ना इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो फैकल्टीज़ जहाँ पे जो है ना वो यानी ऑपरेट करना शुरू कर ले। बहरहाल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना हम यहाँ पे मज़ीद उनकी डिटेल में जाएंगे तो आपको वहाँ क्लियर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दूसरे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ही करना है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जैसे लार्जेस्ट मार्केट शेयर, यानी हम मार्केट के लीडर बनना चाहते हैं। क्विकर ऑन टाइम डिलीवरी देन राइवल, ठीक है। हमारी जो डिलीवरी हो किसी भी प्रोडक्ट की, कोई सर्विस हो, तो वो जो हमारा कंपटीटर हो उससे जो है ना वो क्विक हो। शॉर्टर डिज़ाइन टू मार्केट टाइम देन राइवल्स, हमारी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही हो वो हम जल्दी से मार्केट के अंदर लेकर आ जाएं। उसका जो डिज़ाइन हो, उसका जो प्रोसेस हो, वो यानी इतना शॉर्ट हो कि वो मार्केट में कंपटीटर के मुकाबले में हमारी जो चीज़ है वो जल्दी आ जाए। लोअर कॉस्ट देन राइवल, हम कम कीमत पे चीज़ों को प्रोड्यूस करें। क्वालिटी देन राइवल, हम अच्छी क्वालिटी दें एज़ कम्पेयर टू अवर कंपटीटर। वाइडर जोग्राफिकल कवरेज देन, ठीक है। हम जो है ना हमारा जो कवरेज हो जोग्राफिकल, चाहे वो मुल्क की लेवल पे हो, चाहे वो कराची के लेवल पे हो, चाहे वो पूरे सूबे की लेवल पर हो, चाहे वो पंजाब की लेवल पे हो, चाहे केपी के यानी हम या दुनिया की लेवल पे हो या एशिया के लेवल पे हो, तो हमारी जो कवरेज हो या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो वो हमारे कंपटीटर के मुकाबले में हम ज़्यादा हो। अचीविंग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, हमारी टेक्नोलॉजी हमारे लीडरशिप के यानी एक राइवल के मुकाबले में हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर हो। कंसिस्टेंटली गेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स हम जो है ना वो टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करवाते रहें। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये बना सकते हैं, या इस किस्म की जो ख्वाहिशात होती हैं जो बाद में ऑब्जेक्टिव्स और फिर बाद में रियल उसको स्ट्रेटजीज़ के थ्रू अचीव करने की कोशिश की जाती है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है रेवेन्यूज़ में यानी सेल बढ़ जाए, नेट इनकम बढ़ जाए, ज़्यादा डिविडेंड पे करें, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर पहले कम था, ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, हायर EPS हो, ठीक है। राइजिंग स्टॉक प्राइस मार्केट में बढ़ जाए, कैश फ्लो हमारे बेहतर हो जाए। तो ये इस चीज़ के जो है ना ऑब्जेक्टिव्स हमारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकते हैं। उसके बाद नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, एक तो है MBO यानी मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, अब दूसरा है नॉट, अगर हम MBO के ऊपर नहीं चलते तो एन अननोन एजुकेटर वंस सेड, अब इसको आप ऐसे से, एक तो हम MBO को फॉलो करें, वो तो अपनी जगह पे जो है उसकी तो एक अपनी एक अहमियत है, लेकिन अगर MBO को फॉलो नहीं करते तो उसके लिए एक बड़े मशहूर कोट है कि एन अननोन एजुकेटर वन सेड, इफ़ यू थिंक, ये थिंक नहीं है, इफ़ यू थिंक एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव ट्राई इग्नोरेंस, यानी आप समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो महंगी है, कॉस्टली है, तो फिर इग्नोरेंस यानी जहालत को ट्राई करो, वो आपको और महंगी पड़ेगी। यानी कहने का मकसद ये है, यानी आप समझते हैं कि अगर तालीम जो है वो महंगी है तो फिर आप जहालत को ट्राई कर लें, तो उसकी जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। जब माशरे में अनारकी होगी, यहाँ पे जो है ना कोई महफूज नहीं होगा और एक तरह की जो है ना अजीब किस्म का जो माहौल चल रहा होगा, तो बहरहाल इनके कंटेक्स्ट में आप कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। तो इफ़ यू थिंक एजुकेशन इज ट्राई इग्नोरेंस, तो MBO को जो फॉलो नहीं करते तो वो फिर अगर नॉट MBO की तरफ जाते हैं तो उनके लिए फिर जो है ना वो क्या नुकसानात हो सकते हैं। मैनेजिंग बाय एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। हम इस तरह से मैनेज करते हैं कि भाई जो यानी दूसरे लोग कर रहे हैं हम अकॉर्डिंगली उनके अकॉर्डिंगली जो है ना हम चीज़ों को करने की कोशिश करें, एक्स्ट्रापोलेशन करें कि भाई फ़लाँ ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। तो जब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते तो फिर जो है हम देखा देखी दूसरों के पीछे चलना शुरू करते हैं। तो मैनेजिंग बाय एक्स्ट्रापोलेशन। मैनेजिंग बाय क्राइसिस, यानी कोई क्राइसिस आ जाए, कोई मसला हो जाए, उसके बाद हम रिएक्टिव हो जाएं, बजाय इसके कि हम पहले से प्लान करें कि हमें क्या करना चाहिए था, क्या करना है। तो उस हिसाब से तो अगर हम MBO नहीं करते तो फिर जो है हम हालात के हिसाब से अपने आप को अलाइन करते हैं कि ठीक है ये चीज़ आ गई है तो अब उसको फेस करना है।
तो इस तरह से जो है ना वो फिर कंपनीज तो यानी ग्रो तो नहीं करती, लेकिन ये इस तरह से जो है ना एक तरह MBO को फॉलो ना करने के एक तरह के नुकसानात हैं कि फिर जो हमारे पास एक चीज़ आके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस वक्त हम बैठ के सोचते हैं कि अब उससे कैसे निकला जाए। मैनेजिंग बाय सब्जेक्टिव, यानी आप जो है ना चीज़ों को सोच के भाई ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, उस चीज़ को ऐसे मैनेज करेंगे, इस चीज़ को ऐसा कर लेंगे, ये बेहतर हो जाएगा, यानी इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस किस्म के फिर आप आर्ग्यूमेंट देते हैं या इन चीज़ों को ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो यानी आप बजाय चीज़ों को क्वांटिफाई करने के बजाय चीज़ों को आप यानी एक तरह स्पेसिफिक वे में लेके जाने के, आप सिर्फ बातों के ऊपर इन्हिसार करें कि भाई जो है ना ये चीज़ इस तरीके से हम कर सकते हैं या ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो ये मैनेजिंग बाय सब्जेक्ट, मैनेजिंग बाय होप कि आप उम्मीद रखें कि हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, इंशाल्लाह ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, वैसे हो जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप MBO की तरफ नहीं जाते और फिर आपके साथ क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ये इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। बिल्कुल अगर आपको ये कोड समझ में आ गया है कि अगर एजुकेशन महंगी है तो इग्नोरेंस को ट्राई करें, तो यही बिल्कुल अगर आपको MBO यानी ऑब्जेक्टिव्स के बग़ैर आप ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप आम इंसान हो, चाहे आप XYZ कोई मुल्क हो, चाहे सूबा हो, कोई शहर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप विदाउट ऑब्जेक्टिव्स लाइफ गुजार रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाना मुश्किल लगता है, ऑब्जेक्टिव लगता है यार ये तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी मुश्किल कर देते हैं, तो आप बग़ैर ऑब्जेक्टिव्स बनाए ज़िंदगी गुजारें, तो फिर आपको ये इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज़। वैसे मेजर जो है 4 कैटेगरीज़ हैं स्ट्रेटजीज़ की। इंटीग्रेशन है, इंटेंसिव है, डाइवर्सिफिकेशन है और डिफेंसिव है। इंटीग्रेशन के अंदर पहली स्ट्रेटजी है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है ऐसी है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी कस्टमर तक वो खुद पहुंचना चाह रहे हैं, यानी कस्टमर को वो जो भी चीज़ सेल करें वो चाहते हैं कि हम खुद जो ना उन तक वो चीज़ लेकर जाएं। उसकी एग्जांपल बाटा है। बाटा देखें चीज़ खुद मैन्युफैक्चर शूज़ बनाता है और उनके अपने आउटलेट हैं जहाँ पे जाके वो सेल करता है। इसी तरीके से गुल अहमद है। गुल अहमद का जो आइडियाज़ का जो प्रोग्राम है उसमें यह है कि गुल अहमद एक टेक्सटाइल कंपनी है। अब सारी टेक्सटाइल कंपनी के जो ना वो आउटलेट नहीं बने हुए, गुल अहमद है, उसके अलावा भी हैं, लेकिन गुल अहमद जो है चूँकि एक मशहूर ब्रांड है इसलिए उसको मैंने यहाँ पे कोट किया है। तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर को सेल भी खुद करे, वो अपने आउटलेट के थ्रू उन चीज़ों को सेल आउट करे। फिर जुनैद जमशेद है। जुनैद जमशेद भी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और आगे कस्टमर को भी सेल करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर खुद कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या आउटलेट अपने खुद से जो है ना वो ओपन करे, ऑपरेट करे, तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है। दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये है कि आप जो है ना अपनी सप्लाई साइड खुद से क्रिएट करें। सप्लाई साइड यानी आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप अगर यानी शुगर मिल हैं, शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप शुगर केन खुद उगाएं, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं जैसे ओलपर्स है। ओलपर्स जब मार्केट में यानी इस वक्त मौजूद है, एंग्रो फूड्स की प्रोडक्ट है ओलपर्स दूध जो है। अब ये ओलपर्स जो है ना उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी उन्होंने अपने भैंसों के बाड़े जो है ना वो खुद लगाए हुए हैं, तो यानी वो जो मिल्क है वो वहीं से जो ना वहीं से खुद अपने बाड़ों से प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चर यानी उसको प्लांट में लेके जाते हैं, वहाँ उसको पैक करते हैं, जो भी उनका प्रोसेस होता है वो करते हैं और फिर जो है वो मार्केट में लेकर आते हैं। मार्केट में तो बहरहाल उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुद का नहीं है, वो दूसरे यानी जो नॉर्मल जो उनका चैनल है उसी के थ्रू करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सप्लाई साइड खुद प्रोड्यूस की है। तो ओलपर्स जो है ना वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। इसी तरीके से मिचेल्स वालों की अगर आप क्लेम देखें तो मिचेल्स वाले जो है कहते हैं हमारे अपने बागात हैं, वहाँ से हम जो है ना जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को और फिर वो हम अपने प्रोडक्ट में डालते हैं, तो ये भी एक तरह की बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। इसी तरीके से मोहम्मदी पकवान है, वो कहते हैं कि हमारे चिकन के खुद अपने शेड्स लगे हुए हैं, हम खुद अपना चिकन जो है ना वो खुद वो करते हैं, यानी उसको
खिलाते पिलाते हैं अपना तरीके से, जो भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से उनको मैनेज करते हैं। तो ये भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी अगर कोई भी कंपनी अपनी सप्लाई साइड खुद से क्रूड प्रोड्यूस कर दे तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। कोई भी कंपनी अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नया खुद का बना ले तो वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है आप अपने जैसी कंपनी को वो बाय कर लें, एक्वायर कर लें, अपने आप में जम कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर खादिम अली शाह बुखारी बैंक है, इसको बैंक इस्लामी ने जो है ना वो कर दिया था, तो ये बैंक इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है था ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन था। इसी तरीके से जेज ने वारिद को ले लिया, तो जेज जो है वो जेज ने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की थी। जैसे एमसीबी ने एनआईबी को ले लिया, एमसीबी ने जो है ना हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की थी। उबर ने करीम को ले लिया था, तो उबर ने जो है ना हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की थी। डालडा ने तलू को ले लिया था, तो डालडा ने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की थी। तो ये यानी आप अपने जैसी कोई कंपनी को खुद ही एक्वायर कर लें तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। उसके बाद इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ हैं। इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमारी मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो आप अपनी जो है ना वो प्रोडक्ट का शेयर बढ़ा लें एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। अब एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो है ना वो कैसे, मिसाल के हार्पिक एक हमारा ब्रांड है जो वाशरूम्स के अंदर यूज़ होता है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने स्मॉल साइज़ में 50-60 रुपये की एक पैकिंग में एक छोटा सा वो लेकर आए। अब चूँकि हर बंदा हर जो उनके जो एक बोतल है वो अगर बाय करते हैं बोतल, तो वो बोतल उनको जो है ना वो 200-250 रुपये की, लेकिन अब वो उसको छोटे साइज़ में लेके आए हैं ताकि जो लोग वो बड़ी चीज़ नहीं खरीद सकते तो वो छोटी छोटी चीज़, यानी वो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर उनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद है लेकिन वो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो है अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा जो यानी कि जो लोग कम कमाते हैं उनको भी वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब अमूमन जो है जो हमारे चाय की पत्ती होती है उसके भी आपको साशे पैक मिलते हैं, तो वो भी एक तरह का टारगेट होता है कि वो अगर कोई बड़ा पैकेट ख़रीद नहीं सकता तो उनके लिए साशे पैक हो, ताकि एक तरह से यानी कैसे भी करके उनकी सेल बढ़ जाए। KFC है, KFC वाले जो है अब पूरी यानी कि यहाँ पर कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो आस्ता आस्ता उनके आउटलेट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की जो है ना वो मार्केट पेनिट्रेशन है। अब मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अगर KFC का टारगेट जो था पूरा पाकिस्तान है, वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर उनका टारगेट, लेकिन अगर पूरा पाकिस्तान है तो पूरे पाकिस्तान में अगर उनके आउटलेट बढ़ते हैं तो वो KFC की मार्केट पेनिट्रेशन है। लेकिन KFC का अगर टारगेट सिर्फ कराची शहर है और वो कराची शहर के अलावा कहीं पे लेकिन अब KFC ने सोचा कि हम लाहौर भी जाएंगे, हम पेशावर भी जाएंगे, तो फिर तो वो उनके लिए लाहौर और पेशावर मार्केट डेवलपमेंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर KFC का टारगेट पूरा पाकिस्तान ही था शुरू से लेके, तो फिर KFC जो है वो मार्केट पेनिट्रेशन कर रही है पाकिस्तान में, कहीं पे भी वो ऑपरेट करेंगे, कहीं पे भी अपना आउटलेट खोलेंगे तो वो मार्केट पेनिट्रेशन कहलाएगा। इसी तरीके से जो है हमारे पास इम्तियाज़ सुपर मार्केट है। इम्तियाज़ सुपर मार्केट जो है उनका जो टारगेट था शुरू में वो ये था कि हम जो ना सिर्फ कराची को टारगेट करेंगे। तो वो कराची के अंदर अब जो है उन्होंने पहले तो उनका सिर्फ एक बहादुराबाद में एक ब्रांच था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कयूमाबाद में, यहाँ पे अवामी मरकज़, फिर नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, इवन अब बहरिया टाउन में और बाकी जगहों पे भी वो अपने वो कर रहे हैं, यानी स्टोर खोल रहे हैं। इसी तरीके से चेज़अप है, चेस है, तो ये भी अपने जो है ना डिफरेंट मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो इनकी जो एक्चुअल टारगेट मार्केट थी वो कराची थी, तो कराची के अंदर वो अपने आप को पेनिट्रेट कर रहे हैं। आगा ख़ान या डाओ लैब्स हैं, ये भी इनकी जो है वो भी ब्रांचेस यानी कि जो लेबॉर्ट्री कलेक्शन यूनिट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की जो है ना मार्केट पेनिट्रेशन है। उसके बाद मार्केट डेवलपमेंट में जो इम्तियाज़ सुपर मार्केट अगेन मैंने लिखा है, क्योंकि इम्तियाज़ सुपर मार्केट का जो टारगेट था इनिशियली वो पूरा पाकिस्तान नहीं था, वो कराची था। अब चूँकि वो फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में वो इधर उधर जो है ना वो जा रहे हैं, अब उनकी मार्केट जो अब तो उसके लिए इम्तियाज़ मार्केट के लिए लाहौर, इस्लामाबाद या फैसलाबाद, ये उसके लिए मार्केट डेवलपमेंट होगी। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट होगी। अगर उन्होंने शुरू से डिफ़ाइन कर लिया हो कि भाई मेरा पूरा पाकिस्तान अगर जो है ना वो मेरा मार्केट है, तो फिर वो तो सिंपली मार्केट पेनिट्रेशन में आ जाता।
लेकिन उनने टारगेट शुरू में कराची किया था। कराची के अंदर उनकी जो भी नए यूनिट खुलेंगे तो वो तो मार्केट पेनिट्रेशन में आएंगे, लेकिन ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर उनके कोई खुल रहे हैं तो फिर ये मार्केट डेवलपमेंट यानी न्यू जोग्राफिकल एरियाज। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है न्यू जोग्राफिकल एरियाज़ में जाके आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि आप जो है एग्जिस्टिंग मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप न्यू मार्केट्स को टारगेट करते हैं। तो ISM है, चेज़अप भी अपने जो है ना वो शुरू में उनका टारगेट कराची था, लेकिन अब वो ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है। हार्डीज़ है वो भी अब ऑल ओवर द पाकिस्तान है। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड जो है पहले उनका टारगेट सिर्फ USA या यूरोपियन कंट्रीज़ था, लेकिन अब वो एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। तो मैकडोनल्ड के लिए जो है ना वो अफ्रीकन ये कंट्रीज़ जो है ना वो मार्केट डेवलपमेंट है। ओप्पो है मोबाइल, या सैमसंग या कोई भी आप मोबाइल ले लें, तो वो भी अब दुनिया के हर मुल्क में जो है ना वो फैलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह की मार्केट। ओमोर आइसक्रीम जो ओल्पर्स वालों की है, एग्रो फूड्स वालों की, ये शुरू में रावलपिंडी और इस्लामाबाद या लाहौर वगैरह के लिए जो है ना वो लॉन्च हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे मुल्क में उसको एक्सपेंड कर लिया था। तो ये भी मार्केट डेवलपमेंट है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट के नए फीचर्स लेकर आ जाएं, उसमें फ्लेवर चेंज कर लें, उसमें बहुत सारी चेंजेस लेकर आ जाएं, नई प्रोडक्ट लेके आ जाएं। जैसे एग्जांपल है लेस चिप्स के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, योगर्ट है, मसाले वाला है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल में आप देखें डे टू डे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है, इसमें इतनी रैम है, इतना प्रोसेसर है, कैमरा के पिक्सल्स इतने हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको नज़र आती हैं। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हिलाल कप केक है, उसके अंदर आप देखें डिफरेंट फ्लेवर्स आपको नज़र आएंगे कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये फलां फ्लेवर है, ये फ्लेवर है। तो ये भी जो है ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। स्टिंग जो एनर्जी ड्रिंक है, हालांकि उनकी पहले तो उनकी पेप्सी या स्लाइस या 7 अप वगैरह चल रहे थे, लेकिन स्टिंग एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल एक नई प्रोडक्ट थी, तो ये एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। या इवन जो डाइट कोक या डाइट पेप्सी या डाइट किस्म की जो आप ड्रिंक देखते हैं, वो भी एक तरह की प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है। और हर्बल टूथपेस्ट, डिफरेंट कंपनीज ने पहले उनके नॉर्मल टूथपेस्ट हुआ करते थे, अब उन हर्बल में भी आ गए हैं, वो जो ना लौंग यानी क्लोव के साथ भी उनके टूथपेस्ट आ गए हैं। तो ये भी एक तरह की प्रोडक्ट, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कोई तब्दीली करना या नई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन दो तरह से होती है, एक रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपना बिजनेस चेंज कर लेना, या दूसरे अपने बिज़नेस में रहते हुए कोई सिमिलर टाइप का बिज़नेस जो है उसमें आप चले जाएं। जैसे मिसाल के तौर पर स्माइल इंडस्ट्रीज़ है, ये मुफ्ता स्माइल की जो है ना वो यानी समझो कि कंपनीज यानी इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक़ है। तो उनका जो है ये बच्चों की प्रोडक्ट्स को टारगेट करते थे। तो शुरू में वो जेलीज़ वगैरह सेल करते थे, उसके बाद उन्होंने बच्चों की ही प्रोडक्ट के अंदर जो है ना अपना वो डाइवर्सिफिकेशन की और वो चिप्स की तरफ चले गए। ठीक है, जेलीज से वो चिप्स की यानी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में चले गए, और फिर वो कोकेनिया बिस्किट उसकी तरफ चले गए, यानी उसी मार्केट में रहते हुए यानी उसी कैटेगरी में रहते हुए उसने जो है ना वो अपने डाइवर्सिफिकेशन कर ली, नए बिज़नेस खोल लिए उसी टारगेट मार्केट को रखते हुए। इसी तरीके स्टाइलो शूज़ हैं, स्टाइलो शूज़ जो हैं उनका काम जो लेदर या इस किस्म की प्रोडक्ट से है। तो उन्होंने पहले तो शूज़ बनाते थे, लेकिन उन्होंने पर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की और हैंड बैग्स भी अब उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। इवन अब वो ज्वेलरी भी बना रहे हैं। अब हैंड बैग्स या ज्वेलरी शूज़, ये तकरीबन ज्वेलरी तो आप कह सकते हैं कि ये एक अलग है, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम यूज़ होता है। यानी जहाँ आपके शूज़ पहुँचते हैं, जहाँ जिस चैनल के थ्रू आप हैंड बैग्स पहुँचाते हैं, उसी चैनल के थ्रू आप ज्वेलरी को भी पहुँचाते हैं। तो उस तरह से ये रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन जैसे स्माइल इंडस्ट्रीज़ है, अब ये बच्चों की प्रोडक्ट भी बनाते हैं, ये दूसरी जगहों पे जो है ना इसके अलावा उनके जो है ना और भी बिजनेसेस हैं कि वो कोई छोटा मोटा यानी सेटअप उनका जो है ना शुगर का या सीमेंट का या इस तरह से जो है ना वो बिल्कुल अनरिलेटेड किस्म की जो है ना वो इंडस्ट्री में भी वो हैं। जैसे फैक्ट्रो है, फैक्ट्रो इंडस्ट्रीज़ में आप शुगर भी देख लें, उसमें सीमेंट भी देख लें। इस तरह से जो है ना फैक्ट्रो इंडस्ट्रीज़ में आपको डिफरेंट
बिज़नेस नज़र आएंगे। एंग्रो है, एंग्रो बेसिकली फर्टिलाइज़र की कंपनी है, लेकिन अब आप देखें एंग्रो फूड्स आ गया। इवन अब एंग्रो जो है यहाँ पे जो थर में पावर प्लांट लगे हैं, तो ये पावर एंग्रो पावर यानी उन्होंने डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन की है। केमिकल या उनका जो यूरिया या जो है एग्री जो है वो उनका मेन कंपनी थी, लेकिन उसके बाद वो फूड में भी आ गए, एफएमसीजी में भी आ गए, और उसके अलावा अब वो पावर सेक्टर में भी आ गए। बेरेट हॉटसन बेसिकली ये मेडिसिन की कंपनी है, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी वगैरह की तरफ यानी एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी आ रहे हैं। तो ये भी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, यानी अपने जो उनका मेन डोमेन है बिज़नेस है उससे हटके कोई नए सेक्टर में या नए बिज़नेस की तरफ। लकी ग्रुप आप देख लें, उनकी बेसिक बिज़नेस जो है वो सीमेंट है, लेकिन अब वो मॉल्स भी बना रहे हैं, वो उस किस्म के अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह को भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये भी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है। उसके बाद डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे रिट्रेंचमेंट है। रिट्रेंचमेंट का मतलब आपका ऐसा बिज़नेस यूनिट जो काम ना कर रहा हो, आप उसको बंद कर दें या उसको कट डाउन कर दें, ठीक है, या अपने एम्प्लॉइज़ को कट डाउन कर दें, तो ये रिट्रेंचमेंट कहलाता है। यानी आपको कोई चीज़, कोई बिज़नेस का हिस्सा प्रॉफिटेबल नहीं है, आप उसको बंद कर दें, या अपने एम्प्लॉइज़ जो आपको लिए प्रोडक्टिव नहीं है आप उनको निकाल दें, तो ये आपकी रिट्रेंचमेंट है, ठीक है। तो जैसे पीआईए ने कुछ अर्सा पहले अपने मुलाजमीन को निकाला था, तो ये एक तरह की रिट्रेंचमेंट थी। पीटीसीएल ने निकाला था, तो ये भी रिट्रेंचमेंट थी। हमदर्द यूनिवर्सिटी, इल्मा यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी ने अपने एम्प्लॉइज़ को रिसेंटली जो है ना वो बहुत सारों को किया था। इल्मा यूनिवर्सिटी ने अपने 1-2 कैंपसेस जो है ना वो बंद किए थे, जो कि ऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से ये जो है रिट्रेंचमेंट की एग्जांपल्स है। उसके बाद डाइवेस्टिचर। डाइवेस्टिचर का मतलब ये होता है कि आप जो है ना अपनी कंपनी को सेल कर लें और वो कंपनी अपनी जगह पे कायम रहेगी, लेकिन अब कोई दूसरा उसको जो है ना वो चला रहा होगा। यानी डाइवेस्टिचर का मतलब ये है कि जैसे आपसे कंपनी नहीं चल रही, आपने किसी और को दे दी, और वो बंदा उसी नाम से उसको ऑपरेट करेगा, नाम वही होगा लेकिन कंपनी कोई और चला रहा होगा। तो जैसे नोकिया था, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के पास था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना उसको 1-2 साल पहले दोबारा उसको सेल कर दिया। अब उसको कोई और रन कर रहा है नोकिया को। नोकिया अपनी जगह पे मौजूद है, पहले तो ओरिजिनली नोकिया उसको अपना चला रहा था, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने उसको चलाने की कोशिश की, अब नोकिया को कोई तीसरी पार्टी, तीसरी कंपनी चला रही है, ठीक है। इसके बाद प्रिंजल है, जो कि ओरिजिनली पीएनडी का प्रोडक्ट था, प्रोक्टर एंड गैम्बल का था, लेकिन अब उसको कोई और जो है ना रन कर रहा है। उसी नाम से प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, लेकिन कोई और कंपनी इसको अब चला रही है। जैसे डालडा है, डालडा जो है ये बेसिकली यूनिलीवर का था, लेकिन ये कि अब ये यूनिलीवर का नहीं है, यूनिलीवर ने इसको बेच दिया था। अब डालडा के नाम से ही मार्केट में सेल हो रहा है, लेकिन कोई और उसको ऑपरेट कर रहा है। जैसे पाकोला था, पाकोला किसी और, कोई और कंपनी की प्रोडक्ट थी, लेकिन अब उसको जो है कोई और यानी पेप्सी या उसमें से कोई चला रहा है, तो उन्होंने एक्वायर कर लिया, लेकिन पाकोला की ब्रांड से ही चला रहा है, लेकिन ये कि कोई और उसको ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन का मतलब ये है कि आप बिज़नेस को शट डाउन कर दें। जैसे स्टील मिल को शट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, तो ये अगर बंद हो जाता है तो लिक्विडेट कहलाएगा। कोहिनूर टी किसी ज़माने में नज़र आती थी, लेकिन आज नहीं है, तो ये लिक्विडेट हो चुकी हैं, बिज़नेस ख़त्म हो चुके हैं। तो ये स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आगे चल के हम अप्लाई करेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इनकी क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद माइकल पोर्टर्स 5 जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ हैं। माइकल पोर्टर ने जो है ना कुछ 5 किस्म की स्ट्रेटजीज दी थी। एक तो कॉस्ट लीडरशिप, ने कहा कि लो कॉस्ट पे जो है ना आप चीज़ों को प्रोड्यूस करें। अब जैसे इसकी एग्जांपल है क्यू मोबाइल। क्यू मोबाइल जो है अपने फ़ीचर्स लो कॉस्ट पे जो है ना वो अच्छे फ़ीचर्स के साथ क्यू मोबाइल ने मार्केट में अपने चीज़ को सेल किया, और अभी भी वो लो कॉस्ट के हिसाब से मशहूर है, जिसमें वो मेमोरी कार्ड या कैमरा या जो फीचर्स हैं वो रिलेटिव टू प्राइस जो है ना वो उसके मार्केट में दूसरों के मुकाबले में जो है ना वो लो कॉस्ट पे जो है ना सेल हो रही है। इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, वो भी लो कॉस्ट को जो है ना वो टारगेट करता है, कि जैसे उनकी जो ग्रोसरी आप लेंगे तो आपको तकरीबन जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके मुकाबले में आपको वहाँ से मुनासिब कीमत पे मिलेगी, तो वो भी कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो कर रहा है। उसके बाद पोर्टर्स ने कॉस्ट लीडरशिप में बेस्ट वैल्यू की बात की, कि आप कॉस्ट और वैल्यू दोनों को यानी कि इस तरह से बैलेंस करें कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हो और दूसरों के मुकाबले में जो है ना आपकी वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे मिसाल के तौर पर KFC वैल्यू मील डील, KFC वैल्यू मील डील,
तो KFC जो है वो हमारे पास यानी वो क्या करते हैं कि आप जाते हैं कि वो फिर आपको एक डील ऑफ़र करते हैं। अगर आप खाली बर्गर लेते हैं तो बर्गर की कोई कीमत होती है, और फिर अगर आप उनके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो वो अलग चार्ज होता है। अगर आप उनसे फ्राइज़ लेते हैं तो वो एक डील आपको ऑफ़र करते हैं कि भाई अगर ये पूरी डील आप ले लें तो ये इसमें आपको इतने पैसे में ये डील मिलेगी। तो वो जो डील होती है वो बेसिकली एक तरह से कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, यानी अगर आप खाली बर्गर लें तो 400 का, फ्राइज़ लें 100 रुपये के, कोल्ड ड्रिंक लें 600 का, तो उन्होंने डील वो आपको ऑफ़र कर दी 500 में। तो एक तरह से वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो गया, और KFC का एक नाम है कि एक जो है ना उसकी एक ब्रांड है, तो एक बेस्ट वैल्यू हो गई और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गया। अल्टो 660 जो लोकल हमारे सुजुकी कंपनी ने बनाई है, अगर उसको देखा जाए जो हमारे पास इम्पोर्टेड आती है या मीरा के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो अल्टो जो है वो तकरीबन वही फ़ीचर उसके अंदर हैं, लेकिन वो उनके मुकाबले में कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ठीक है, बेस्ट वैल्यू तकरीबन वही वैल्यू हमें देगी, लेकिन कॉस्ट लीडरशिप है। उसके बाद ओप्पो अगर मोबाइल आप देख लें तो उसके कैमरा, उसकी जो फीचर्स हैं वो सैमसंग या बाकी मोबाइल्स के मुकाबले में तकरीबन उसके उसी के मुकाबले के हैं, लेकिन ये कि उनकी कॉस्ट जो है वो मार्केट के थोड़ी उनके मुकाबले में कम है। तो ये भी कॉस्ट लीडरशिप और बेस्ट वैल्यू को फॉलो करते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट करें, आप अपने आप को डिफरेंशिएट करें दूसरों के जो है मुकाबले में। तो जिसकी मिसाल एग्जांपल कोलाची है, कोलाची रेस्टोरेंट पे आप जाएंगे तो आपको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा जैसे आप बहुत ही ख़ास उनके जो है कस्टमर हों, यानी आपको बिल्कुल पोलाइट वे में, और उसको तो ये कोलाची रेस्टोरेंट को जो है ना डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से। इसी तरीके से जावेद निहारी, इनका अपना एक नाम है, आप किसी से पूछ लें जावेद निहारी तो उनको पता है। हालांकि निहारी वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जावेद निहारी ने टेस्ट में अपने आप को डिफरेंशिएट किया। मज़ेदार हलीम वालों ने अपने आप को, डव वालों ने जो ना अपने आप को ये डिफरेंशिएट किया है कि उनके जो मॉइस्चराइजिंग जो है वो उसके अंदर मौजूद है, उनके सोप के अंदर या उनके शैम्पू के अंदर। जॉनसन बेबी ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है कि उनके जो शैम्पू है उससे कोई जो है ना वो आंसू या इस किस्म की चीज़ बच्चों को नहीं निकलेगी, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया। एक आइसक्रीम है मूवन पिक आइसक्रीम इन क्लिफ्टन, उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है कि हमारी आइसक्रीम की क्वालिटी या टेस्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो वाकई उनका जो टेस्ट है या उनकी क्वालिटी जो है वो एक डिफरेंट ही है। तो ये भी उन्होंने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है बाकी चीज़ों से। उसके बाद फोकस लो कॉस्ट, जैसे फोकस में आप जो है ना छोटी सी मार्केट को टारगेट करते हैं। जैसे हमारे पास जैसे स्मोकर्स टूथपेस्ट है, अब सिर्फ स्मोकर्स को यानी एक छोटा सा मार्केट है या उसको अलग से एक छोटी टारगेट किया है उन्होंने, और उसकी जो कीमत है वो भी उसने उन लोगों ने जो ना कम रखी है कि भाई ये जो ना कम कीमत पे हम जो है ना स्मोकर्स टूथपेस्ट देते हैं, ताकि उनके दांतों पे जो भी इस किस्म का जो धुएँ का या इस किस्म का जो मेल हो वो साफ़ हो जाएगा। तो ये एक तरह का फोकस है। इस तरह से आप गर्ल्स के फ्रॉक जो स्मॉल छोटी छोटी जगहों पे बिकते हैं इतवार बाज़ार में या इधर उधर, तो ये उनका टारगेट भी जो है ना वो गरीब किस्म के लोग होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं। तो वो जो बड़े कपड़ों से कोई कटिंग बचती है तो वहाँ पे उनमें से वो बना के 50-60 रुपये में वो फ़्रॉक बेचते हैं। तो लो कॉस्ट में भी उनका फोकस जो होता है, यानी ये बहुत ही छोटी मार्केट को टारगेट करते हैं। एक होता है ना बड़ा ब्रांड होता है पूरे पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को, ये बहुत छोटी छोटी जगहों को टारगेट करते हैं, छोटे छोटे शहरों को, छोटे छोटे इलाकों को, छोटी छोटी मार्केट्स को। उनकी मार्केट सिर्फ इतवार बाज़ार हो सकती है, उनकी मार्केट सिर्फ जो ना अलादीन टाइप के जो शॉप्स हैं वहाँ पे हो सकती है। तो इस किस्म को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, पूरा पाकिस्तान उनका फोकस नहीं होता, एक मखसूस इलाका उनका फोकस होता है जहाँ पे वो चीप चीज़ बेचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फोकस में अगेन बेस्ट वैल्यू भी है। जैसे मिसाल सिंध गवर्नमेंट का है, सिंध गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज, जो ये बीएड वगैरह करवाते हैं, तो जो ऑब्ज़र्वेशन में आया है वो देखा गया है कि ये बीएड की जो 6 महीने की फ़ीस लेते हैं वो सिर्फ जो है 1300 रुपये लेते हैं, और जो 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी जो है इनकी जो क्वालिटी है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। 1300 रुपये 6 महीने की फ़ीस इस दौर में कुछ भी नहीं है। तो उनका फोकस जो है वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर है, और जो टीचिंग साइड पे जो काम करते हैं उनको वो टारगेट करते हैं, लेकिन वो इतनी फ़ीस के अंदर, कम कीमत के अंदर
वो जो है बेस्ट वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।